दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राजनीतिक विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो भारतीय राजनीतिक विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर। पहला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के राज्य को रखा जा सकता है किस श्रेणी में? तो उत्तर है कौटिल्य के राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार एक चार मुख्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता जो राजा को सहयोग करते हैं और तीर्थ कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा दुर्गपाल। दोस्तों, जो दुर्गपाल है ये जो है चार मुख्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा एल.एन. रंगराजन। दोस्तों, एल.एन. रंगराजन की पुस्तक है कौटिल्य द अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका विवरण नहीं मिलता है या किसका वर्णन नहीं मिलता? तो उत्तर है निशस्त्रीकरण का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो ये है मनुस्मृति। मनुस्मृति दोस्तों ये सबसे पुरानी स्मृति है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है? तो याद रखिएगा मैकियावेली की तुलना कौटिल्य से की गई है, क्योंकि कौटिल्य भी एक यथार्थवादी विचारक हैं और मैकियावेली भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण है? तो याद रखिएगा 15 अधिकरण हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में क्या शामिल है? तो याद रखिएगा आन्वीक्षिकी, वार्ता, त्रयी और दंडनीति, ये कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में शामिल है। अगला एक महत्वपूर्ण कथन है कि राजा को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये वही नेता हैं जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। किसी भी हालत में उसे लोगों की भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापक रक्तपात हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कौटिल्य का कथन है। अगला प्रश्न है कि वह विद्वान जिसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए ये मत दिया कि राजा ही राज्य है, तो यहाँ पर देखिए पाल मेसन, आर्सल, डी.आर. भंडारकर और पी.वी. काणे। तो याद रखिएगा इन विद्वानों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए ये मत दिया कि राजा ही राज्य है। अगला प्रश्न है, वे विद्वान जिन्होंने कौटिल्य और मैकियावेली के मध्य समानता स्थापित की है, तो इसमें जी.बी. बोटाजी और ए. हिलेब्रांट शामिल हैं। तो याद रखिएगा जी.बी. बोटाजी और ए. हिलेब्रांट ने कौटिल्य और मैकियावेली के मध्य समानता स्थापित की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म का मूल सिद्धांत है दूसरों का कल्याण और छोटे समूह के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूह के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये मनु का कथन है। और अगला प्रश्न है, व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज का हित अधिक श्रेयस्कर है। ये विचार किसका है? तो ये मनु का विचार है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमेलन करना है ग्रंथ और लेखकों का। तो देखिए नीति वाक्यामृत ये सोमदेव सूर्य की रचना है। लाघवरहा नीति जो है ये आचार्य हेमचंद्र की। इसके अलावा कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभाचार्य की रचना है और धर्म बिंदु आचार्य हरिभद्र की कृति है। अगला प्रश्न है, जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय कोप या दैवीय सजा होती है। ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये कौटिल्य का कथन है। अगला है दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग और मानव शरीर के अंगों का जो है मिलान करना है। तो अमात्य को राज्य की आंखें कहा गया है, सुहृद यानी मित्र को राज्य के कान,
दुर्ग को राज्य की भुजाएं और कोश को जो है राज्य का मुख कहा गया है। तो याद रखिएगा, कौटिल्य के अनुसार ये राज्य के अंग और उनकी मानव शरीर से तुलना है। अगला प्रश्न है, मनु के अनुसार राज्य के अंग कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, राजा, अमात्य और कोश ये राज्य के अंग हैं। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो अर्थशास्त्र दोस्तों कौटिल्य की महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है कि वह हिंदू शास्त्र जिसमें ये कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है, ये मनुस्मृति में कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की प्रकृतियां कितनी हैं? तो 72 प्रकृति हैं। और अगला है, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? तो ये सावयवी स्वरूप का है मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? तो योग्यता। और कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है, ये किसका मानना है? तो एक इतिहासकार और विचारक हैं A.S. अल्टेकर, इनका मानना है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो उत्तर है 8 देवताओं की शक्ति। अगला है कि कौटिल्य की 60 गुणीय नीति में क्या शामिल हैं? तो संधि, यान और विग्रह ये कौटिल्य के 60 गुणीय नीति में शामिल हैं। और भारत के प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ये राजनीति शास्त्र और कूटनीति से। जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख कौन कहता है? तो ये मनु है। और राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है? तो ये कौटिल्य का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? तो देखिए, वैयक्तिकता का कर्तव्यों के साथ विलय, आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना और कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन लेखकों में से किसको लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं? तो कौटिल्य को। और कौटिल्य की 60 गुणीय नीति का वह पक्ष जो चढ़ाई करने से संबंधित है, तो याद रखिएगा, यान। यान दोस्तों 60 गुणीय नीति का वह भाग है जो कि किसी राज्य पर आक्रमण या चढ़ाई करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है 34 विभागों का। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के राज्य का अंग क्या नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है। और राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? तो कौटिल्य ने। और अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के 40 तरीकों का उल्लेख किसने किया है? तो याद रखिएगा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में धन के गबन के 40 तरीकों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? तो भौतिकवाद अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है किसे? तो याद रखिएगा, कौटिल्य को दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनु का राज्य का उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? तो मनु ने राज्य के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल में संख्या होनी चाहिए कितनी? तो उत्तर है 12। और राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो मनु। दोस्तों मनु जो है ये राजधर्म के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य द्वारा योगक्षेम के सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो उत्तर है अच्छा प्रशासन। दोस्तों कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम के सिद्धांत का अर्थ अच्छा प्रशासन है। अगला है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ राजा या जो राज्य का केंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का अंग क्या नहीं है? तो सेना जो है वो राज्य का अंग नहीं है।
कौटिल्य किसका समर्थन करता है? तो उत्तर है कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। स्मृति के लेखक कौन हैं? तो मनु जो हैं वो स्मृति के लेखक हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है? तो विधि को लागू करना राजा का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में विजिगीषु का तात्पर्य क्या है? तो जो जीतने की इच्छा रखता हो ऐसे शासक या राजा को विजिगीषु कहा गया है मंडल सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो सिक्कों के निरीक्षक या सिक्कों के जो है उनकी शुद्धता या उनके असली या नकली होने का जो परीक्षण करता था उसको रूप दर्शक कहा जाता है। अर्थशास्त्र को जाना जाता है तो नीति शास्त्र के रूप में, और प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत पाया जाता है किसमें? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, राज्य का वह सिद्धांत जो शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया है? तो उत्तर है सामाजिक समझौता और दिव्य अधिकार यानी दैवीय अधिकार सिद्धांत। ये शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में प्रतिपादित किए गए हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के बाद आइए महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. राय और अन्य भारतीय विचारकों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि गांधी जी किन पुस्तकों से प्रभावित थे? तो याद कर लीजिए अनटू दिस लास्ट और किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और आपके लिए यहाँ से प्रश्न भी बनता है। अनटू दिस लास्ट और किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। तो अनटू दिस लास्ट पुस्तक जो है रस्किन की है। आपको बताना है एक प्रश्न कि किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू इस पुस्तक के लेखक कौन है जिससे महात्मा गांधी प्रभावित थे। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि मेरा मानना है कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए है, और ये निश्चितता का परिणाम है अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए है, और ये निश्चितता का परिणाम है। ये गांधी जी का कथन है। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? तो वेलेंटाइन शिरोल द्वारा तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। वह पत्र पत्रिका जिसका संबंध गांधी जी से है तो याद रखिएगा यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये पत्र गांधी जी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं? तो बाबा साहब ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। उसमें हु वर शूद्राज यानी शूद्र कौन थे, जाति भेद का उन्मूलन और बुद्ध और उनका धम्म, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी हमारी वास्तविक जन्मभूमि है, मानव जाति हमारा राष्ट्र है और अधिकारों तथा कर्तव्यों की समानता पर आधारित मानव सरकार द्वारा हमारा अंतिम राजनैतिक लक्ष्य है या होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये बी.डी. सावरकर का कथन है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विचारों से अंबेडकर सहमत नहीं थे? तो याद रखिएगा गांधी जी के स्वराज, अहिंसा और न्यायशीलता के विचारों से अंबेडकर जी सहमत नहीं थे। सावरकर की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं आपको बताना है। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हिंदू राष्ट्र दर्शन और हिंदुत्व, ये सावरकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी दर्शन से संबंधित है तो न्यासीता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय का सिद्धांत, ये सभी गांधी दर्शन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है, ये कथन किसका है? तो ये गांधी जी का कथन है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑन पाकिस्तान, राणा डे गांधी एंड जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज धम्म, ये सभी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समर्थक थे किसके? तो विकेंद्रीकृत समाज के। जयप्रकाश किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण, ये संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवोल्यूशन अवधारणा जो है उसके प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं? तो याद रखिएगा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न है।
अव्ययी के रूप में राष्ट्रवाद और धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टि के रूप में राष्ट्रवाद, ये सभी श्री अरविंदो द्वारा राष्ट्रवाद के संबंध में मूल धारणाएं थीं। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक शासन और एकीकृत मानववाद, ये सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन के भाग हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह भारतीय जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण किसने बताया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए इसे सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से संबंधित हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। MK गांधी चंपारण आंदोलन, इनका पहला जन आंदोलन था भारत में। और मोहम्मद अली और शौकत अली ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ यानी AISCF का गठन किसने किया? तो दोस्तों, आप जान लीजिए, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का गठन 1942 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के पास आत्मा होती है लेकिन राज्य एक निष्प्राण मशीन है और यह उस हिंसा से कभी मुक्त नहीं हो सकती जिसके कारण उसका अस्तित्व है। ये कथन किसका है? तो ये MK गांधी का कथन है। और इसी आधार पर गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि राज्य आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। इसका कारण ये है कि वो मानव पर बल प्रयोग करता है और उसकी स्वतंत्रता को बाधित करता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की पद्धति को संवादात्मक प्रतिरोध कौन कहता है? तो डेविड हार्डीमैन ने गांधी जी की पद्धति को संवादात्मक प्रतिरोध कहा है। सत्याग्रह नामक प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति को किसके द्वारा गांधीवादी द्वंद्ववाद कहा गया है? तो बोंडुरेट एक लेखक हैं। इन्होंने सत्याग्रह की गांधीवादी पद्धति को जो है गांधीवादी द्वंद्ववाद कहा है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन पर संभवतः किसी समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गांधी जी का सबसे मौलिक विचार कौन सा है? तो ये ट्रस्टीशिप या न्यासिता का विचार दोस्तों गांधी जी का मौलिक विचार है, जो है ये अर्थशास्त्र के संबंध में। स्वराज शब्द में दो शब्द उपस्थित हैं, कौन? स्व और राज यानी अपना नियम। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सुचारू रूप से स्वराज की अवधारणा के अनुसार तभी कार्य कर सकता है जब उसका विकेंद्रीकरण हो। ये विचार किसका है? तो ये महात्मा गांधी का विचार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती क्योंकि राज्य ही नहीं होता। ये विचार किसका है? तो ये महात्मा गांधी का विचार है। और इसी आधार पर गांधी जी को फिलॉसफिकल एनार्किस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की स्वदेशी की अवधारणा पर प्रभाव पड़ा था किसका? तो एक तो उनका नैतिक आध्यात्मिक विश्वास, दूसरा लोगों की आर्थिक स्थिति, विशेषकर आम लोगों की स्थिति और उनकी समझ, और तीसरा रस्किन की पुस्तक अन टू दिस लास्ट का प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की व्याख्या की है किस रूप में? तो स्वराज के रूप में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य संगठित और केंद्रित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता। इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो ये था समग्र क्रांति। राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? तो 1955 में। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो मानवेंद्र नाथ राय यानी MN राय। MN राय को उग्र मानववादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म किसने शुरू किया था? तो अरविंदो ने। और लोहिया ने रचनात्मक कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए एक उपयुक्त दर्शन के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों का विश्लेषण किया था।
तो उन्होंने अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म में एक उपयुक्त दर्शन के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों का विश्लेषण किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अगला प्रश्न है, यद्यपि डॉक्टर लोहिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने अधिक जोर दिया है किस पर? तो उत्तर है चेतना पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक भावना नहीं थी और इसे विकसित नहीं किया जा सकता था, ये विचार किसका है? तो ये सावरकर का कथन है। और राम मनोहर लोहिया के अनुसार यूरोपीय समाजवाद में अभाव है किसका? इथोस यानी लोकाचार, इलान यानी उत्साह और जीवंतता का। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक मार्ग में किसने अंतर किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। वैज्ञानिक पद्धति तर्क आधारित प्रयास है और वैज्ञानिक मार्ग एक जीवन का तरीका है, ये विचार किसका है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार है। अगला प्रश्न है, हु वर शुद्राज के लेखक कौन है? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रक्ता कोरबी और मुक्ताधारा कृतियाँ किसकी हैं? तो याद रखिएगा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियां हैं रक्ता कोरबी और मुक्ताधारा। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। इनहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका जो है प्रकाशन 1936 में हुआ। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी 1923 में। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये 1945 में। और हु वर शुद्राज 1946 में जो है प्रकाशित पुस्तक है, जिसके लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। अगला प्रश्न है, 1936 में BR अम्बेडकर ने बॉम्बे प्रांत के चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया था, इसका नाम क्या था? तो ये था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर ने सामुदायिक बंधन को बनाए रखने के लिए सुझाव दिया था, तो उन्होंने अंतर्जातीय विवाह का सुझाव दिया, उन्होंने अंतर्जातीय भोजन करने का सुझाव दिया, उन्होंने तर्क दिया कि वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने वाले शास्त्रों को त्याग दिया जाना चाहिए क्योंकि वे न्याय संगत नहीं हैं और समाज के वर्गीकृत संगठन को वैध बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर। इसमें हमने भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो का अगला भाग अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।